प्यारे बच्चे नमस्कार। आज हम लोग क्लास 9th की नंबर सिस्टम की क्लास आगे करेंगे, जिसमें से हम लोगों ने शायद भाज्य या अभाज्य संख्याओं के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसमें से मैंने आपको अभाज्य संख्याओं में बताया था कि अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ अपने आप से कटती है और एक से और किसी से नहीं। तो इस संदर्भ पे बात कही जाएगी कि वह संख्या जिसका सिर्फ स्वयं और एक गुणनखंड हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। इतनी बात में कोई तो अब कल की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि अभाज्य संख्याओं के बाद कौन सी संख्या आती है, और जिसमें से आज हम संख्याओं की जो क्लास है वो समाप्त करेंगे और कल से कक्षा 9th का चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हुए सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जिसमें से मैंने कहा कि भाई अभाज्य संख्याओं के बाद हमारी संख्या आती है कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, या प्राइम नंबर का नाम आ रहा है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये परिमेय संख्या क्या होती है, तो हेडिंग डालेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है या परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इस बात को आज जानने के लिए और सीखने के लिए बात को बिल्कुल ध्यान से सुने। और एक बात बता दूं, ये जो वीडियो आपका बन रहा है क्लास का, इसमें थोड़ा सा वॉइस की समस्या जरूर आ रही होगी, तो वो 2-4 दिन की समस्याएं हैं, तो थोड़ा सा लीड लगा करके क्लास को आप देख लिया करो, समझ में आ जाएगा। तो इधर पास बात करेंगे कि भाई परिमेय संख्या क्या है या परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो एक छोटी सी परिभाषा लिखेंगे। वैसे तो परिभाषा इसकी नहीं पूछता, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है कि आखिरकार परिमेय संख्या होती क्या है या परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो इधर पास लिखा जाएगा कि वह संख्या जो P बटा Q का मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सके वह संख्या जो P बटा Q और अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे P बटा Q की अगर बात करूं तो इधर पास एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा और देखते हैं कि जैसे मैं कहूं कि 3/4, मैंने 3/4 लिखा। अब 3/4 क्या यह परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि वह संख्या जो P बटा Q के रूप में अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सके उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। तो मेरे भाई ये जो आपका 3 दिख रहा है, यह 3 तो अंश की भूमिका निभा रहा है, और ये जो 4 दिख रहा है यह 4 हर की भूमिका निभा रहा है। तो जो संख्या अंश और हर के रूप में होगी उस संख्या को हम परिमेय संख्या जरूर कहेंगे। लेकिन क्या यह बात पूर्णतः सत्य है? तो पूर्णतः सत्य नहीं है। इस मैथ के अंदर बहुत सारी संख्याएं अंश बटा हर के रूप में मिलेंगे, लेकिन आप सभी संख्याओं को परिमेय संख्या नहीं बोल सकते। तो फिर परिमेय संख्याओं को हम कैसे पहचानेंगे कि नहीं यह संख्या परिमेय संख्या ही होगी, किस प्रकार से समझेंगे? तो इधर पास एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे। देखो इधर पास जैसे ये इस 3 की बात करूं तो मेरे भाई 3 क्या है? P है अर्थात अंश, और Q के इधर पास Q के स्थान पे क्या है? 4 है। अब इधर पास मैंने कहा कि हमारा नियम कहता है कि जो भी परिमेय संख्या बनेगी उस परिमेय संख्या में P के स्थान पे जो अंक आएगा और Q के स्थान पे जो अंक आएगा, तो P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। इधर पास लिखेंगे ये बात कि पहला कॉन्सेप्ट तो परिमेय संख्या हमेशा P बटा Q के रूप में होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट कि P और Q अर्थात ये P और Q दोनों क्या होंगे? दोनों पूर्णांक होंगे। अब पूर्णांक क्या होते?
तो बात पूर्णांक की जाए तो आप लोग गिनतियों को पढ़ते हो 1 2 3 4 5, ये पूर्णांक है। लेकिन पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, जिसमें से जीरो भी शामिल होता है। तो जीरो तो हमारा उदासीन पूर्णांक होता है, अर्थात ना तो वह धनात्मक होता है ना तो वह ऋणात्मक होता है। तो बात जब पूर्णांकों की जाएगी तो पूर्णांक इधर पास छोटी सी बात को सीख लेते हैं कि पूर्णांक है क्या। तो बात जब पूर्णांक की जाएगी तो इधर पास पूर्णांक हमारे क्या है, इंटीजर हमारे क्या है। तो आप कहोगे कि अगर संख्या रेखा पर हमने जीरो के दाएं धनात्मक पूर्णांकों को लिख दिया और जीरो के इसी बाएं जीरो के दाएं धनात्मक पूर्णांकों को रख दिया और जीरो के बाएं ऋणात्मक पूर्णांकों को रख दिया, तो मेरे भाई यही हमारे पूर्णांक है। अर्थात जब हम नंबर लाइन पर कुछ अंकों को धनात्मक और ऋणात्मक रूप में रख देते हैं वो हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। तो इसका मतलब कि पूर्णांक तो हमारे धनात्मक भी हो सकते हैं और पूर्णांक हमारे ऋणात्मक भी हो सकते हैं। पूर्णांक धनात्मक भी हो सकते हैं और पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों के मध्य में हमेशा जीरो होता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भैया प्लस का 4 और माइनस के 4 के मध्य में कितने पूर्णांक होंगे और जितने भी पूर्णांक होंगे क्या इनकी जीरो से दूरी क्या समान होगी, तो यह बात बिल्कुल सत्य है, समान होगी। और क्यों होगी इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास पे समझेंगे जब सवाल इस पर आएंगे। तो इसको देखेंगे तो मैंने कहा कि पूर्णांक हमारा धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो आपने परिमेय संख्या के रूप में दूसरा पॉइंट लिखा कि P और Q दोनों पूर्णांक होंगे, अर्थात जो भी परिमेय संख्या बनेगी और उस परिमेय संख्या में P के स्थान पे जो अंक होगा Q के स्थान पे जो अंक होगा वह पूर्णांक ही होगा। लेकिन अब जीरो भी तो पूर्णांक है, तो इस पर एक बात कही जाती है कि Q कभी भी जीरो नहीं होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, Q कभी भी जीरो नहीं होगा। अर्थात अगर आपने तनिक से भी, जैसे इसके अब इन तीन संदर्भों पर एक एग्जांपल रखता हूं, देखिएगा। मैंने कहा कि इसी के आगे रख लेते हैं। मैंने कहा कि भाई 2/0, आपको नहीं पता कि ये सब क्या है और आपसे पूछ लिया गया कि 2/0 क्या एक पूर्णांक है, वो सॉरी 2/0 क्या एक परिमेय संख्या है। तो अब इधर पास 2/0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसके लिए इन तीन नियमों का लागू होना इस संख्या पर बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट इस 2/0 पर लागू हो जाते हैं तो हम इसको कह देंगे कि नहीं ये हमारी परिमेय संख्या है। That's all। तो पहला पॉइंट कहता है कि P/Q के रूप में एक परिमेय संख्या को होना चाहिए। तो देख लेते हैं 2/0 क्या P/Q के रूप में है, बिल्कुल। P के स्थान पे तो 2 है और Q के स्थान पर 0। P शब्द अर्थात P मतलब अंश, अंश की भूमिका तो 2 निभा रहा है और हर की भूमिका 0 निभा रहा है। तो हर की भूमिका 0 निभा रहा है तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पहला नियम तो इस 2/0 में लागू हो गया। दूसरा नियम कहता है कि P और Q दोनों पूर्णांक होंगे। तो इधर पास ये जो P के स्थान पे 2 है, क्या यह एक पूर्णांक है? बिल्कुल है। अभी तो बताया कि पूर्णांक हमारे इन गिनतियों को ही बोलते हैं, लेकिन वो धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं। लेकिन अगर बात इस समय 0 की करो तो 0 भी तो पूर्णांक है, लेकिन ये कैसा पूर्णांक पूछ लेता है कि 0 कैसा पूर्णांक है, तो आपका जवाब होगा उदासीन पूर्णांक है। अर्थात इसमें कोई आवेश नहीं, ना तो ये धन आवेश है ना तो ये ऋण आवेश है। बात साइंस की अगर कर ले जाए, लेकिन मैथ की बात हो रही है तो मैथ में तो आप ना तो इसको ऋणात्मक बोलोगे ना तो आप इसको धनात्मक बोलोगे, छोटी सी बात। तो इधर पास भाई Q की भूमिका कौन निभा रहा है, 0। तो क्या 0 एक पूर्णांक नहीं है? बिल्कुल है। तो ये वाला नियम भी लागू हुआ और ये वाला नियम भी लागू हो गया 2/0। लेकिन आखिरी नियम देखेंगे। आखिरी नियम कहता है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप इस चिन्ह का मतलब क्या समझते हैं? नॉट बराबर, अर्थात दो चीजें आपस में बराबर नहीं होंगी अगर यह दो पूर्णांकों के मध्य में लगा हुआ है तो।
तो इधर पास क्यू किसके बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, लेकिन इधर पास क्यू के स्थान पे तो जीरो आ गया। और यही तो गलती हो गई कि क्यू के स्थान पर जीरो आ गया, इसलिए यह हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है। बात समझे? तो परिमेय संख्या हमेशा इन तीन नियमों का पालन करके आगे बढ़ती है। तो अब संदर्भ पर, इनके संदर्भ में बहुत सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो 2/6, आप लिख सकते हो 4/3, आप लिख सकते हो 5/4 और etc। लेकिन जीरो हर के स्थान पर नहीं आएगा, अगर आया तो वह गलत है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, परिमेय संख्या के बाद अब आते हैं हम लोग किसमें, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये परिभाषा इसकी समझ लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब इस पर सवाल आएगा तो इसको थोड़ा सा विस्तारित अवस्था से हम सीखेंगे। मैंने कहा कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या क्या है, तो आप कहोगे जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, जैसे √3, √5 etc। हर वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती वह हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अब एक्सप्लेन करें तो भाई कुछ ज्यादा समय लगेगा और सीखने में मजा भी आएगा। तो एक्सप्लेन करने का अर्थात इसको विस्तारित अवस्था में जो बताने का तरीका है उसको क्वेश्चन के साथ अगर समझा जाए तो कुछ ज्यादा मजा आता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड रखते हैं, मिलेंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। अब अपरिमेय संख्या की बात इतनी आप समझ लो कि अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। अब अपरिमेय संख्या के बाद आते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्याओं में। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सह अभाज्य संख्या क्या है? सह अभाज्य संख्या, अब सह अभाज्य संख्या क्या है इसको समझते हैं। सह अभाज्य संख्या क्या है इसको समझते हैं और इसको सीखते हैं। हेडिंग डालेंगे सह अभाज्य संख्या। तो लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता। ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन नहीं होता। जैसे, और एक बात हमेशा याद रखना, जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं इनका जो मासा होता है, लिखेंगे कि इनका मासा मतलब HCF सदैव एक होता है, सदैव एक होता है। इनका मतलब कि सह अभाज्य संख्याओं का जो मासा होगा, HCF होगा, वह सदैव एक होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सह अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, तो आपका जवाब होगा उस संदर्भ पर एक परिभाषा पूछ ले कि सह अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या है, तो आप कहोगे ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता। अब ये उभयनिष्ठ नहीं होता, इसलिए बात को समझते हैं ये क्या है। तो इधर एग्जांपल लिखते हैं। पहली बात, सह अभाज्य संख्याएं हमेशा जोड़ा के रूप में होती हैं। दूसरी बात, सह अभाज्य संख्याओं का मासा जो होता है वह एक होता है। फिर सुनना, मैंने कहा कि पहली बात, सह अभाज्य संख्याओं का जो
मासा होता है वह सदैव एक होता है, और सह अभाज्य संख्याएं हमेशा जोड़े के रूप में होती हैं, अकेले नहीं होती। और दूसरी बात, सह अभाज्य संख्याओं में कोई भी अंक उभयनिष्ठ रूप में बाहर नहीं निकलता। तो कैसे समझते हैं? जैसे इधर पास में बात करूं कि 3 और 5, मैंने दो ठो संख्या ले ली, अंक ले लिए, 3 ले लिया और क्या ले लिया, 5। अब मैंने 3 लिया और 5 लिया, तो ये 3 और 5 क्या सह अभाज्य संख्या है? तो आप कहोगे बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि 3 और 5 के अंदर से कोई भी उभयनिष्ठ बाहर नहीं निकलेगा। उभयनिष्ठ का मतलब कि 3 और 5 में इतने सारे संख्याओं, इतनी 3 और 5 जो हमारे ये दोनों अंक है, इन दोनों अंकों में इतनी सारी संख्याएं आती हैं, उन संख्याओं में से किसी का भी आप इनमें भाग दो नहीं जाए। जैसे आप 3 और 5 में 2 का भाग दो जाता है क्या? आप 3 5 में 4 का भाग दो जाता है क्या? हाँ, आप ये कहोगे कि सर 3 5 में 3 का भाग दे लो, तो भाई 3 और 5 में जब 3 का भाग दोगे तो वो तो सिर्फ 3 में ही जाएगा, 5 में कहां जा रहा है? दोनों में जाना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, आप कहोगे सर 5 में भाग दे लो, तो 5 में भाग दोगे तो 3 में कहां जा रहा है? दोनों में जाना चाहिए ना। तो इधर पास नियम दूसरा क्या कह रहा है कि इनका मासा सदैव एक होता है। अब मासा क्या होता है? तो मासा तो वह होता है जिसका भाग संख्याओं में चला जाए। तो क्या यह 3 और 5 एक से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। अगर आप 1 से 3 को काटते हो तो 3 भी कटेगा और 5 भी कटेगा, लेकिन 3 और 5 के मान में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तो 3 5 क्या है? 3 5 सहअभाज्य संख्या हो गई, क्योंकि इसके अंदर से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। अभी ये बात तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, अभी फिर समझो। जैसे इधर पास मैंने लिख दिया 2 और 6, या ये नहीं लिखते हैं और कुछ दूसरा जोड़ा ले लेते हैं, 4 और 6 लेते हैं। ठीक है, 2 और 6